हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी अच्छे हो भाई। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी का अभ्यास, क्लास 10 साइंस का भाई, चैप्टर नंबर 4 का कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन के यौगिकों का क्या करेंगे बच्चों, आज अभ्यास करेंगे। तो उसका अभ्यास करेंगे भाई। चलो फिर भाई बच्चों, वॉइस तो भाई मेरी अहिर होगी यार, की देरी होगी क्योंकि भाई 4 और की वॉइस आ रही है। अब तो भाई माइक थोड़ा ख़राब सा हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा भी खुले में बनानी पड़ रही है भाई, लेकिन कोई नहीं यार, एडजस्ट हो जाएगा। चलो फिर भाई बच्चों देखो, अभ्यास नंबर फोर्थ है हमारा, मतलब एक्सरसाइज 4 है। इस पर देखो बच्चों, जो भी क्वेश्चन है, मैं मेरे पास भी बुक है भाई, अपने पास भी बुक रख लेना, बुक में क्वेश्चन देखते रहना, और उसमें क्या क्या पूछ रहा है क्या करनी है वो मैं आपको कराऊंगा भाई। ठीक है भाई बच्चों, चलो फिर भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों भाई फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एथेन, एथेन का आणविक सूत्र, उसका एथेन का आणविक सूत्र दे रखा बच्चों C2H6। क्या दे रखा भाई, C2H6 है। इसमें सहसंयोजी बंध पूछे कितने हैं। देखो बच्चों, ये एथेन का फॉर्मूला है C2H6, कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने, 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए भाई। अब ये सहसंयोजी बंध गिन लो भाई, कितने, एक ही रहा, 2 3 4 5 6 और एक कितना हो जाएगा भाई, 7। लेकिन अब तुम मुझे बताओ भाई, ये सही है या गलत है, बस मुझे ये बता दो भाई। अब तुम देखो भाई कितने, 1 2 3 4 5 और 1 6, 3 तो है भाई, 4 5 6 7। तो कितने सहसंयोजी बंध है भाई, कोई मुझे बता सकता है? नहीं बता सकता भाई, बताओ भाई कितने हो रहे भाई। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है, सहसंयोजी बंध, जो मतलब साझेदारी करने के बाद में बंध बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। टोटल कितने नजर आ रहा है भाई तुम्हें, इसमें कितने नजर आ रहे भाई, कितने नजर आ रहे भाई बता दे। तो टोटल कितने बंद है भाई, 7 बंद है। कितने हैं, 7। अगर इस वाले बॉन्ड को हम ना लिया जाए भाई, कार्बन कार्बन का ना बॉन्ड ले तो वैसे 6 है, और अगर टोटल ले लिया जाए तो कितने बॉन्ड है भाई, 7 है। ठीक है, तो सहसंयोजी बंध कितने बोलते हैं हम, 7 है, और ये बॉन्ड ना लिया जाए तो कितने हैं फिर टोटल, 6 भाई। ठीक है भाई बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो भाई बच्चों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला भाई, ब्यूटेनोन, 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 जो भी कोई हिंदी में वर्ड लिख रहा है उसे इंग्लिश में लिखा हो, क्योंकि इंग्लिश में हमारी यूपीएससी ठीक ठाक होती है, उसमें हम समझ लेते हैं कौन सा ग्रुप आएगा कौन सा नहीं। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखूं, ब्यूटेनोन को ब्यूटेन प्लस ओन, और ओन कौन से ग्रुप में आता है, ओन आता है भाई जो कीटो ग्रुप होता है, सीओ ग्रुप में। किसमें बच्चों, सीओ ग्रुप में क्या आता है, ओन आता है। तो उसने ये पूछा है कि चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अभी बता भाई, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटो। कौन सा ग्रुप है भाई, कीटो। कौन सा है भाई बच्चों, कीटो, जिसको हम कीटोन बोलते हैं। तो कौन सा ग्रुप है फंक्शनल, इसमें कीटोन ग्रुप है। कौन सा है भाई बच्चों, कीटोन ग्रुप है। ठीक है भाई, चलो फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, खाना बनाते भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर ध्यान दो, पढ़ो। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। ये बोल रहा है कि जब तुम खाना बना रहे हो तो जो हमने बर्तन के नीचे आग जला रखी है, तो जो जहां पर आग लग रही है, मतलब जिस बर्तन पर हमने आग पर रख रखा है वो बर्तन, तो बर्तन कैसा होता जा रहा है, काला होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, भोजन पूरी तरह नहीं पका भाई। पकने का मतलब क्या भाई, और आग लगा दो, नहीं पक रहा और लगाओ, लगाते जाओ, पका का ये कंडीशन आएगी। ठीक है भाई, इसी प्रकार भाई ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा भाई, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। देखो बच्चों, जब कोई भी मतलब किसी भी वस्तु के कारण या किसी पदार्थ के कारण कोई चीज काली है हो रही है, तो इसका मतलब वो पूरा पूरा ईंधन में नहीं कन्वर्ट हो रहा, मतलब पूरा पूरा नहीं जल रहा। तुमने देखा होगा गैस के कारण अगर कुछ हम उस पर बनाते हैं, तो गैस चूल्हे पर बनाते हैं तो इतना काला नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो पूरा पूरा ईंधन में कन्वर्ट होता है, ऊष्मा में कन्वर्ट होता है पूरी पूरी गैस। लेकिन अगर बर्तन काला हो रहा है तो पूरी पूरी तरह से वो नहीं जल रहा है। इस प्रकार हम क्या बोल देंगे कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा भाई सेकंड, ईंधन आधा, इसका कोई मतलब नहीं है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है भाई। जब अगर जलता तो फिर काली नहीं होती भाई, तुम्हारी पतीली वतीली जो हो गया यार, तो काली क्यों हो रही है भाई, कि पूरी तरह से नहीं जल रहा। तो क्वेश्चन नंबर
वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? सेकंड भाई, कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 उसने कहा CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसुजी आबंध की प्रकृति समझे। सहसुजी बंध की प्रकृति बतानी, प्रकृति बताऊं कैसी प्रकृति होगी। देखो उसने कहा CH3Cl, CH3Cl का मतलब होता है बच्चों क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है भाई। तो ये है भाई बच्चों, इसमें आबंध की प्रकृति बतानी है बच्चों। देखो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक Cl ये रहा भाई। अब तुम देखो भाई, अगर हम कार्बन के और Cl के बीच में बंध देखा है तो कार्बन के और Cl के बनना एक तो बॉन्ड, और दूसरा किसमें बनना है भाई? कार्बन के और हाइड्रोजन के। इस प्रकार बने भाई, कार्बन और हाइड्रोजन के भी तो है। तो अब तुम देखो भाई, देखो अगर एक बार इस प्रकार देखो भाई, मैं उसने क्या कहा भाई? सहसुजी आबंध की प्रकृति बतानी है। प्रकृति मतलब ध्रुवीय बंध है, कौन सा बंध है, बंध बनना है, कौन सा नहीं। अब तुम थोड़ा ध्यान दो भाई, हमेशा याद रखना, तुम्हें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर डिफरेंस है तो ध्रुवीय बंध होगा, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो कैसा होगा? अध्रुवीय बंध होगा। तो एक वो याद रख लेना कंडीशन, फोन F1 फोन पर कल बारात आई CH की, मतलब फोन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब F की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर बच्चों आयोडीन की, और फिर किसकी? कार्बन की, और किसकी? फिर H की। तो अगर मैं उसने बोला है कि मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, उस वो तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को चूस लेगा, खींचने की कोशिश करेगा अपनी साइड। ठीक है भाई। भाई मैंने बोला है दो तत्व है, एक ये तत्व है, एक ये ताकतवर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेगा, और जो अपनी साइड खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, उस पर आ जाएगा पार्सल निगेटिव चार्ज। पार्सल निगेटिव का मतलब क्या है? पूरा पूरा निगेटिव चार्ज आने का, आधा 3/4 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, पूरा नहीं आने का, 1 नहीं आने का, 2 नहीं आने का, पूरा नहीं आने का बस। ठीक है, सही मारा भाई। अब तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो जो भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, चूस रहा है, मतलब महसूस कर रहा है, चूसने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर पार्सल निगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी प्रकार भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस पर आ जाएगा पार्सल निगेटिव, इस पर आ जाएगा पार्सल पॉजिटिव। तो किस प्रकार के बंध बनने हैं भाई? ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है भाई, कार्बन की ज्यादा होती है, इस पर आ जाएगा पार्सल निगेटिव, इस पर आ जाएगा पार्सल पॉजिटिव। तो इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर है भाई। तो ऐसे बंध को हम क्या बोलते हैं? सहसुजी बंध। कैसे प्रकार का? ध्रुवीय प्रकार का। ध्रुवीय किस प्रकार का भाई? ध्रुवीय प्रकार। कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक? उतारो इसको। चलो फिर भाई बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है और क्या नहीं, ये देखते हैं भाई। चलो फिर भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, पढ़ना भाई बच्चों क्या बोल रहा है वो एक बार। उसने भाई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मतलब संरचना बनाकर दिखानी। समझे पहले एथेनोइक अम्ल में, एथेनोइक अम्ल में, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, CH3COOH। इसमें बतानी बिंदु संरचना। ये देखो कार्बन है, कार्बन की बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 1 2 3 4। ये भी कार्बन है, इसकी बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे, 1 2 3 और 1 4। लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ऐसे दिखाओ, अरे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दो भाई, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा दो। ऑक्सीजन की बाई कक्षा में कितने होते हैं? 6। हाइड्रोजन के होते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6। हो गया भाई बच्चों। ये 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बाई कक्षा में 1, इसकी बाई कक्षा में 1, इसकी भी बाई कक्षा में 1। तो अभी इनके पास शेयरिंग करा दो भाई। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए, इसने भी अपने 2 किए, इसने भी 2 किए, इस वाले हाइड्रोजन ने भी 2 किए, इस ऑक्सीजन ने भाई अपने 2 किए, 8 हो गए उसके, मतलब 8 किए भाई उसने। तो अब इस वाले कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे भाई। ये देखो इस प्रकार इसके क्या आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए भाई। 4 तो ये थे, 5 और 2 7 और 1 8 कंप्लीट हो गई। इसने भी अपने 8 किए भाई। तो इस प्रकार हम क्या दर्शा दिया भाई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शा दी भाई। ठीक है भाई बच्चों, कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? सही मार गुल्लू। तो इसने क्या में क्या था भाई? एथेनोइक अम्ल में। अब दूसरा किस में बोला भाई? ये फर्स्ट पार्ट था, दूसरे में क्या में बोला बच्चों?
H2S में, किस में भाई बच्चों, H2S में। ठीक है भाई। तो भाई सल्फर है, सल्फर की बाई कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। हाइड्रोजन की होती है एक हाइड्रोजन की घेरा, एक घेरा। तो इसने अपने 2 किया भाई कंप्लीट, इसने भी अपने कितने किए 2, और इसने कितने किए अपने 8 कंप्लीट किए। तो इसकी क्या बन जाएगी बच्चे, बिंदु संरचना बन जाएगी भाई। ठीक है भाई बच्चों। फिर उसके बाद दे रखा उसने प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या था, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का मतलब CH3, नोन, नोन का मतलब बताओ भाई, प्रोपे, देखो ये प्रोपेनोन ये है भाई। तो NO आ रहा, ONE का मतलब क्या, कौन सा ग्रुप आएगा, CO ग्रुप आएगा। तो COCH3 बन गया भाई प्रोपेनोन। तो इसकी क्या दर्शानी भाई, बिंदु संरचना दर्शानी। क्या दर्शानी बच्चों, बिंदु संरचना। कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, 3 कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, इसके पास एक ऑक्सीजन यहाँ पर ले लो, 1 2 3। कार्बनिक बाई कक्षा में 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। इसके भी 4 होंगे, 1 2 3 और 1 4। इसके भी 4, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन कितने होते हैं, 1, इसके भी 1, इसके भी 1, इसके भी 1, इसके भी 1 और इसके भी 1। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन की बाई कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6। इसने अपने 8 किया भाई कंप्लीट, कर दो भाई। इसके भी, इसने भी अपने 8 किए भाई कंप्लीट, इसने भी अपने 8 किए कंप्लीट, और इस हार्डवेयर ने भी अपने 2 किए कंप्लीट, इसने भी 2, इसने भी 2 और इसने भी 2 किया बच्चों, इसने भी 2 किए और इसने भी 2 किए। तो इस प्रकार हम क्या दर्शा देंगे इसकी बच्चों, बिंदु संरचना दर्शा देंगे भाई। ठीक है, बस शेयरिंग वेरिंग कर दो यार, और क्या है। नंबर, ये सी पार्ट था भाई, नंबर डी पार्ट है। डी पार्ट में F2 दे रखा है, F2 के बीच में बताने बच्चों, किसके बच्चों, F2 के। तो फ्लोरीन की बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 7। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 7। दूसरे के भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने अपने 8 किया भाई, 7 और 1 8। इसने भी अपने 8 किया, 7 और 1 8। तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, FF सिंगल बॉन्ड। तो इस प्रकार हम क्या दर्शा सकते हैं भाई, बिंदु संरचना दर्शा सकते हैं। क्लियर हुआ भाई आपका। एक क्वेश्चन कर लाना भाई घर से, CH4 के बीच में दर्शाना आपको बिंदु संरचना, कर लेना भाई इसको, कर इसको। चलो फिर भाई बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ना भाई, क्या बोल रहे हो, पढ़ो भाई यार बच्चों, पढ़ो तो एक बार सही। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि समजातीय श्रेणी क्या है। 6 में समजातीय श्रेणी क्या है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कार्बन की जो श्रृंखला होती है, अगर उसमें परमाणु भार का अंतर आ रहा है 14 का, कितना बच्चों, 14 का अंतर आ रहा है। तो अगर मैं 14 उसमें ऐड करूंगा, फिर 14 ऐड कर आगे बढ़ूंगा, तो उसमें जो भी अंतर 14 का अंतर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, समजाति, मतलब समान अंतर आ रहा है अगर किसी भी श्रेणी में। ठीक है भाई, ये मैंने आपको अच्छे से चैप्टर में करा रखा है भाई, तो वहां पर देख लेना भाई। वहां पर मैंने बहुत अच्छे से लिखवा रखा है, यहाँ पर लिखूंगा तो थोड़ा टाइम सा ज़्यादा कंज्यूम होगा भाई। जब वहां करा दिया, बार बार क्यों कराने की जरूरत है। ठीक है भाई, तो उसे वहां तक कर लेना भाई, समझाते श्रेणी को। उदाहरण भी वहां के बहुत ज्यादा है भाई। फिर क्या भाई, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप क्या अंतर करेंगे। भाई उसने कहा एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में क्या अंतर करोगे भाई आप, भौतिक गुण के आधार पर और किसके आधार पर भाई, रासायनिक गुणों के आधार पर। वैसे तो करा रखे, लेकिन फिर भी देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 7 है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। उसने कहा भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर बताना भाई। मैं सबसे पहले देख रहा भाई भौतिक गुणों के आधार पर, ये ले लिया भाई मैंने एथेनॉल, और ये ले लिया भाई एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो एथेनॉल होता है, क्या होता है भाई, एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, C2H5OH। ये किसका फॉर्मूला है, एथेनॉल का। एथेनोइक अम्ल का CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या क्या अंतर है, देखो बच्चों, इसका जो क्वथनांक होता है, क्या होता है भाई क्वथनांक, वो होता है 251 केल्विन, इसका क्वथनांक। तो पहला तो अंतर ये है।
और इसका कितना होता है भाई 291 केल्विन। इसका कितना होता है 291 केल्विन का क्वथनांक। ठीक है भाई, कितना हो गया बच्चों 291 केल्विन। पहला तो ये होगा भाई। दूसरा होता है भाई इसका गलनांक। गलनांक गलनांक कितना होता है भाई? इसका गलनांक होता है 373 केल्विन समथिंग में, लगभग में कर दो भाई। और इसका होता है भाई 395 केल्विन। क्या होता है गलनांक? क्या गलनांक? उसके बाद इसमें सारी चल रही। तो ये होगा भाई इसका गलनांक। और बच्चों अब दूसरा तीसरा है इसका, जो एथेनॉल होता है उसमें तक मतलब गंध कैसी आती है? गंध कैसी आती है भाई एथेनॉल में से? भाई ये दारू दूध है, गंध कैसी आती है उसमें से? गंध कैसी आ जाए भाई? मतलब हल्की सी हमें देखा तो मतलब ऐसी गंध आती है थोड़ी यार। दारू दूध में तो जो एथेनॉल होता है, जो दारू दूध होती है, ये मतलब कैसी तीखी सी गंध आती है। जब तुम स्मेल करते हो सुनते तो तुम ऐसे नहीं करते भाई, तो तीखी सी गंध आती है भाई। ऐसे ही करे भाई, है नहीं करते तो तीखी सी गंध आती है। तो कैसी गंध आती है? तीखी तीखी गंध आती है भाई। कौन सी गंध है रही है? कौन सी गंध आओगे दारू से? तीक्ष्ण गंध से आवा है शायद। मतलब भाई जब तुम इसमें करो ऐसे नहीं करते क्या, तो तीक्ष्ण गंध से नाकों में चिढ़ सी जाओ, उसको बोलते तीक्ष्ण गंध से। और इसमें तो कैसे आती है भाई? एथेनॉल कमल में से। इसमें तो कैसे आती है? इसमें तो सिरके जैसी सी आती है, मतलब थोड़ा कैसे सिरके जैसी कैसी। सिरके तो इसमें नहीं किया होगा भाई, है? ये भी नहीं किया भाई। तो इसमें तो लगभग हम ऐसी मानते हैं कि ना के बराबर ही आती है, मतलब कोई गंध नहीं देता है। 1% मानते हैं बस, नहीं और कुछ नहीं भाई। वरना इसकी भी गंध ऐसी होती है तीक्ष्णी, तो इसको भी तीक्ष्णी लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तीक्ष्ण गंध दोनों की, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये तो क्या होगा इसके भाई भौतिक अंतर होगा। लेकिन इसमें थोड़ा जो इनके हाइड्रोजन बंद होते हैं, हाइड्रोजन बंद सही मारा भाई, जो हाइड्रोजन बंद होते हैं इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंद ज्यादा होते हैं कम होते हैं? देखो CH3COH एक है शीरा, एक है शीरा। तो इसमें जो हाइड्रोजन बंद होता है इसमें भी हाइड्रोजन बंद है और इसमें भी हाइड्रोजन बंद है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन बंद कम पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन बंद किसमें ज्यादा पाए जाएंगे? इसमें, और इसमें कम पाए जाएंगे। ठीक है भाई बच्चों, जब तो इसका क्वथनांक और गलनांक भी ज्यादा हो रहे हैं, इसके कम है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंद क्या है बच्चों? कम है। इसमें हाइड्रोजन बंद ज्यादा है, इसके कारण गलनांक और क्वथनांक क्या हो रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर बात? तो भाई चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखो। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है, बिल्कुल हमें पता भाई, मैंने आपको मिसेल तो करा रखा भाई। जब साबुन को तुम जल में डालोगे तो उसके झाग बनेंगे, झाग बनाने के बाद झुंड सा बना लेंगे, तो किसका निर्माण करे भाई? मिसेल का निर्माण कर रहे। तो वो बोल रहा है कि अगर इसको एथेनॉल और दूसरे विलायकों में डाल दिया जाए साबुन को, तो उसमें भी लवण बनेंगे? नहीं बनेंगे भाई, नहीं बनेंगे, क्योंकि बच्चों वहां पर क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रिया हो जाती है, जिसके कारण जो तुम्हारी मिसेल है वो बनने की भाई, वहां पर क्या हो जाते हैं बच्चों? रिएक्शन हो जाते हैं, अभिक्रिया मतलब क्रिया हो जाती है, जिसके कारण वहां पर क्या नहीं बनने के? मिसेल नहीं बनने का। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिसेल का मैंने समझा रखा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? मतलब जो कार्बन है और उसके यौगिक है उनको ईंधन के रूप में हम क्यों कर रहे हो उपयोग? देखो बच्चों, नंबर 1 तो पहला इसका यही है, जैसे तुम गैस गूस यूज करते हैं तो गैस भी क्या है? कार्बनिक यौगिक का कंपाउंड के कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके यौगिकों बनी होती है वो, जिसके अंदर तुम्हारे गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है भाई, ब्यूटेन सूटेन भरी होती है। ठीक है भाई, तो किसके है यौगिक? कार्बनिक यौगिक के। तो हम उनका यूज क्यों कर रहे हैं भाई? ये है, तुम्हें पता है लिखने के लिए मार्कर यूज किया जा रहा, मुझे पता भाई, लेकिन मैं इसका यूज क्यों कर रहा भाई? तो ये पूछना चाह रहा भाई वो। तो हम उसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों पूर्ण रूप से ईंधन में कन्वर्ट होता है। किससे भाई? पूर्ण रूप से ईंधन में कन्वर्ट हो जाता है ये। इसके कारण हम उसको क्या करते हैं? कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम ईंधन में मतलब पूरी पूरी ऊर्जा देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिख लो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में भाई, क्योंकि कार्बन एवं
उनके यौगिक पूर्ण रूप से जलकर ईंधन में या ऊष्मा में लिख लो भाई, जलकर ऊष्मा में बदलते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है भाई, इसलिए हमने भाई उपयोग किया था भाई। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, कठोर जल को साबुन से उपचयित करने पर झाग के निर्माण को समझे। भाई जो कठोर जल है, देखो बच्चों, उसने क्या कहा भाई, कठोर जल ले लो, उस कठोर जल में साबुन घोल दो। क्या घोल दो भाई? साबुन। तो जब उसको साबुन को घोलोगे तो उसका हमें समझाना कि साबुन को घोलने के बाद में उसमें झाग आ रहे हैं नहीं आ रहे। देखो भाई, जब भी तुम साबुन को कठोर जल में डालोगे तो उसमें झाग नहीं आते। क्या नहीं आते भाई? झाग। क्यों नहीं आते? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम के और कैल्शियम के आयन होते हैं, वे क्या कर लेते हैं, साबुन से रिएक्शन कर लेते हैं, जिसके कारण वे झाग नहीं बनाते और ज्यादा साबुन लगती है। भाई देखो, कठोर जल में लिख लो इसमें पहले, कठोर जल में मैग्नीशियम आयन मतलब Mg+2 व Ca+2 के आयन होते हैं जो साबुन से अभिक्रिया कर लेते हैं, क्या करना भाई? अभिक्रिया कर लेते हैं, और जिसके कारण जब अभिक्रिया कर ले तो झाग कम मिलेंगे भाई में। ठीक है भाई, जिससे झाग कम मिलते हैं जब उसके साथ अभिक्रिया ना हो, लेकिन इसने क्या कर लिया, साबुन ने अभिक्रिया कर ली इनके साथ में, तो क्या मिलता है? झाग कम मिलते हैं, क्योंकि कठोर जल में मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम के आयन होते हैं, जिसके कारण साबुन उनके साथ क्या कर लेते हैं बच्चों? अभिक्रिया कर लेती है। और फिर क्या होता है, जब अभिक्रिया कर लेते तो स्कैम बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई? अस्कम बनाते हैं, और जिसके कारण झाग नहीं बनता, तो फिर हमें और भी ज़्यादा डालनी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो बारिश का पानी अगर उसमें साबुन घोलेंगे तो घुल नहीं, झाग नहीं देना, क्योंकि वो कठोर जल की तरह का ही होता है लगभग में। और अगर हम उसको अच्छी से उसमें हीट हाट करने के बाद में उसे अच्छी तरह कर दे भाई, तो जो मैग्नीशियम आयन है वे अलग मतलब बर्तन में निकाल लिए जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, और जो वैसा पानी है शुद्ध पानी अलग बच जाता है। जब उसमें हम डालेंगे साबुन या सर्फ तो बहुत ज़्यादा क्या झाग मिलते हैं भाई। इसलिए जब भी तुम्हें कपड़े वपड़े धोने तो हल्का सा पानी को गर्म रखा करो। गर्म पानी रखने के बाद में उसमें जो झाग है, जो साबुन हो, अच्छी तरह से घुल जाती है। चलो फिर भाई, क्वेश्चन नंबर देखो अगला कितना होगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया भाई, 10 था भाई ये क्वेश्चन नंबर 10। ओ भाई क्वेश्चन नंबर है 11, यदि आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। भाई लिटमस कुछ नहीं है भाई, तुम्हारा मतलब हमें क्या करना है, लिटमस पत्र लेना, उसे क्या करना है, साबुन की जांच करनी। तो हमारा परीक्षण क्या होगा, हमें परीक्षण करके देखना भाई, परीक्षण हमारा क्या होगा। भाई परीक्षण तुम्हें कुछ नहीं करना, ब्रोमीन जल ले लेना। क्या लेना भाई? ब्रोमीन जल। एक नली में दूसरे ब्रोमीन जल ले लो, मतलब एक नली में ले लो भाई। हाँ ऐसे करो, लिटमस पत्र लाल और नीले से साबुन की जांच करे तो, मतलब जांच करे तो हमें कैसे कैसी कंडीशन मिलेगी, कैसे नहीं। देखो भाई, कुछ इसमें भाई कोई अलग तो बात है नहीं भाई। उसने कहा भाई कि यदि हम लिटमस पत्र ले लिया भाई, एक ले लिया लाल, ये लाल ले लिया, एक ले लिया भाई नीला। कौन सा भाई बच्चों? नीला। तो इनके आधार पर हमें क्या करनी, जांच करनी किसकी? साबुन की। तो कुछ नहीं करना भाई, आपको जो भी पर्सनली ब्रोमीन जल लेकर आना है, एक परख नली में क्या लेकर आना, ब्रोमीन जल। तो जब ब्रोमीन जल में आप क्या डालोगे, साबुन डालोगे, तो जो ब्रोमीन जल का रंग होता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है भाई, जिसके कारण अगर कोई मतलब अगर साबुन क्षारी हुई भाई, अगर साबुन क्षारी हुई तो जो लाल को कैसा कर देती है, नीले में। और अगर साबुन कैसी हुई भाई, अम्लीय हुई, तो नीले को क्या कर देगी, लाल में। तो इस प्रकार हम लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई बच्चों। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन से अभिक्रिया, किसकी, जैसे कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर है 12 भाई,
हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से बिखरे, जैसे ये ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप इसकी क्या कर दो, हाइड्रोजन से बिक्रिया कर दो, H2 से रिएक्शन करो, तो किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। तो देखो कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, क्योंकि बच्चों 2 हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा CH3। और ये कैसे होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे होते हैं, असंतृप्त, कैसे होता है बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सही मारा। तो जब इसके साथ में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में हाइड्रोजन की रिएक्शन की जाती है निकल की प्रेजेंस में, तो जो ये अभिक्रिया हुई, ये अभिक्रिया हुई, क्या बनेगा भाई, एथेन बनेगा। तो जो ये अभिक्रिया हो रही, इसके किसके कारण हुई, हाइड्रोजन के, क्योंकि हम हाइड्रोजन लेकर आ रहे, तो इस अभिक्रिया को ही नाम दे दिया जाता है हाइड्रोजनीकरण। क्या दे दिया जाता है भाई, हाइड्रोजनीकरण। कुछ और ले सको भाई तुम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कर दो H2 के साथ में, एक H इसके पास पहुंचा दो, एक H इसके पास पहुंचा दो, डबल बॉन्ड खत्म कर दो, तो क्या बन जाती है, ऐसे विक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजनीकरण। 2 हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH3 हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार ये बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो ऐसी विक्रिया क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। क्लियर हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक, उतारो इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं भाई उसमें क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा भाई। देखो क्या बोल रहा है, दिए गए हाइड्रोकार्बन, उसने हाइड्रोकार्बन दे रखे C2H6 C3H8 और C3H6 C2H2 ये दे रखे, एवं CH4। तो उसने कहा संकलन अभिक्रिया होती है, कौन कौन से के साथ संकलन अभिक्रिया होगी। संकलन का मतलब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उनकी तो अभिक्रिया हो जाएगी, औरों की नहीं होगी। तो पहले इसको लिख लो भाई, C2H6 का मतलब इस प्रकार, तो इसमें तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसकी तो अभिक्रिया भाई नहीं होगी, संकलन अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। इसमें 3 कार्बन है, इस प्रकार लिखो भाई। तो इसमें तुम्हें कहीं नजर आ रहा है डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसकी भी अभिक्रिया नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी। इसकी देखो भाई C3H6 के एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए बच्चों, 4 हाइड्रोजन हो गए, 5 और 1 6। या एक हाइड्रोजन क्या करो तो भाई यहाँ पर दे दो CH, यहाँ पर लगा दो डबल बॉन्ड। अभी करवा भाई मैंने, कैसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा, तो कैसी अभिक्रिया देगा, संकलन अभिक्रिया दे देगा भाई। तो इसका इस प्रकार हम क्या बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया दर्शा देगा। C2H2 का मतलब क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, भाई इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो आ ही रहा, तो ये भी क्या करता है, संकलन अभिक्रिया दर्शाता, मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेंगे भाई ये। और CH4 का मतलब इसमें तो कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो यह संकलन अभिक्रिया नहीं दर्शाएंगे। तो कौन कौन से कंपाउंड है, एक ही है और एक ही है, क्या कर दर्शा देंगे, संकलन अभिक्रिया दर्शा। संकलन अभिक्रिया का मतलब है हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेंगे भाई बच्चों, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण कीजिए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेना भाई में, देखो कुछ नहीं, एक परीक्षण करना, तुम्हें क्या लेकर आना है, एक ब्रोमीन जल लेकर आना। क्या लेकर आना भाई, ब्रोमीन जल। इस ब्रोमीन जल में ब्रोमीन जल भर लो, इसका कुछ ना कुछ कलर होगा, नीला सा आसमानी सा होता है शायद, गुलाबी सा होता है। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, ये कलर होता है, इसमें अगर हम एक बार संतृप्त कार्बन डालें, कौन सा डाले, संतृप्त कार्बन जिसमें क्या सिंगल बॉन्ड है, जैसे CH4 डाल दें, और इसमें हम दूसरा परीक्षण करके देख ले भाई। हम ये ब्रोमीन जल ले लिया हमने, यहाँ पर डाल दिया असंतृप्त मतलब C2H4, ये डाल दिया असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। संतृप्त का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो जब इसमें हम डालेंगे तो बच्चे क्या कर देते हैं, जो ब्रोमीन जल का रंग है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है भाई। जब रंग उड़ा तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, जब कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई तो जिसके कारण वो रंग उड़ रहा है, किसके कारण उड़ा भाई, संतृप्त कार्बन और असंतृप्त कार्बन, मतलब सिंगल बॉन्ड के कारण, डबल बॉन्ड के कारण। ब्रोमीन जल क्या हो, जब ब्रोमीन जल का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कौन से किस प्रकार कार्बन संतृप्त है या असंतृप्त है। बताओ भाई किसी को डाउट है तो।
तो इस प्रकार परीक्षण करना हो, परीक्षण बोल रखा है उसने, तो और कुछ नहीं है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, साबुन की सफाई प्रक्रिया क्रिया विधि। मैंने आपको बताया था ये जैसे कोई भी कपड़ा है, इस पर एक गंदगी लग रही भाई, क्या लग रही, गंदगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, करा रखा है सो तो ये गंदगी लग रही है। तुम्हें पता है ये होता है साबुन का एक सिरा जिस पर निगेटिव होता है, और ये होता है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। होते थे C17 H35 COO नेगेटिव। तो इतना बड़ा कार्बन होता है, मतलब इतने बड़े होते हैं भाई, बहुत ज्यादा होते हैं ये। तो इस प्रकार दर्शा दूं भाई मैं, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो क्या होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है, गंदगी के अंदर जाता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये गंदगी के अंदर जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये गंदगी के अंदर जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये गंदगी के अंदर जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये क्या कर लेता है, ये जल में घुलनशील है, ये क्या है, गंदगी में। भाई इतना सिरा यहाँ तक जिस पर कोई चार्ज नहीं, इतना सिरा किस में, गंदगी में घुल रहा। और ये जो सिरा जिस पर आयन है वो किस में घुल रहा है, जल में। तो जब ये जल में घुल रहा है, तो ये गंदगी के अंदर जब जाएगा तो जल के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण तुम्हारी गंदगी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो यहाँ तक भाई तुम्हारी एक्सरसाइज थी भाई। इसमें जो भी छूटा है छूटा कुछ नहीं है भाई, मैंने तुम्हें पहले करा रखा, तो उसको पहले देख लेना भाई। समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि अगर आपने सारे लेक्चर देख रखे तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन अगर आपने सीधे एक्सरसाइज पा रहे तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा हार्ड पड़ेगी भाई। तो इससे पहले क्या करना है, अपने लेक्चर देखने हैं, उनको कंप्लीट करने हैं, अपने नोट्स में क्या करने तुम्हें कंप्लीट करने हैं। तो ठीक है भाई बच्चों, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, तुम कंटिन्यू पढ़ते रहो। पढ़ना मेरा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है, और दोनों इसी प्रकार चलते रहेंगे भाई। कभी भी सफलता एक की तैयारी से नहीं मिलेगी भाई। अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने, अपनी सफल तुम्हें बनना है, तो एक की तैयारी से नहीं भाई, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं 20% मेहनत करूँगा तो 80% तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं तो तुम्हें 1 घंटा पढ़ाऊंगा, और जो टाइम बच रहा तो तुम्हें देना पड़ा। कितना टाइम बच रहा तुम्हारे पास, कितना नहीं, क्योंकि भाई बहुत काम है यार, तुम्हें भी ऐसे थोड़े ही भाई कि सिर्फ यही काम है भाई, और भी सब्जेक्ट है। तो सभी को अपने पैरेलल अच्छे से पढ़ते रहे, और टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं भाई, बस तुम मेहनत करते रहो कंटिन्यू। तो थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच।